नमस्कार। फिर से हम हाजिर हैं ब्रज विजन विद अनिल शर्मा के एक नए एपिसोड के साथ। आज हम चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे आगरा के वाकई जिसको कहा जाए कि आगरा के लाल, जो आईआईटी रुड़की से पास आउट है और इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है। वो जीपीआरएस का जो बिज़नेस है उसमें वो इन्वॉल्व है। वो आगे बताएंगे हमारे को कि उन्होंने कैसे ये जर्नी को ट्रैवल किया। उनकी कंपनी वर्ल्ड में नंबर 5 है और उनका प्रयास आगरा से बैठकर ये है कि वो दुनिया के नंबर 1 कंपनी बने। शैलेंद्र, आपका स्वागत है ब्रज विजन में। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो इतना कार्य कर रहे हैं और टेक्निकली जो आपकी फील्ड है उसी में ही आप लोग आपको जानते हैं, और हमारा जो शो है वो इस पे प्रेरित है कि जो आगरा की जनता है उनको पता चलना चाहिए कि जो आगरा के अनसंग हीरोज़ हैं, आप वाकई हीरो हैं, क्योंकि आगरा में बैठ के आप इतना टेक्निकल बिजनेस कर रहे हैं और आप मोर देन 50 कंट्रीज़ में आप सप्लाई करते हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका और कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आके कुछ बोलने का। मेरा नाम शैलेंद्र बंसल है और मैंने अपनी शुरू की पढ़ाई आगरा से की। उसके बाद मैंने आईआईटी रुड़की से अपनी इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। उसके बाद मैंने विप्रो में जॉब किया 4 साल, और 4 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि मुझे वापस आगरा आना चाहिए और आगरा में रह के कुछ करना चाहिए आईटी के लिए। तो 1994 में, यानी कि करीब 30 साल पहले, मैं वापस आगरा आ गया और मैंने आईटी के क्षेत्र में आगरा में काम शुरू किया। उस समय लोग वेब कंप्यूटर जानते नहीं थे। मुझे लोगों को एजुकेट करना पड़ता था कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। ये काम सिलसिला चलता रहा 94 से लेकर 2006 तक। 2006 में मैंने विप्रो का काम बंद कर दिया और मुझे एक नया आइडिया आया कि मुझे जीपीएस पे काम करना चाहिए। जीपीएस एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था उस समय। और अगर आपको याद हो, 2006 से पहले गूगल मैप नहीं होते थे, 2006 से पहले जीपीआरएस नहीं होता था। तो और 2006 में ये आइडिया आया मुझे कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है। तो वो बिल्कुल सही समय था इसमें काम करने के लिए। तो शायद आपको प्रेरित भी किसी आपके मित्र ने ही किया था। जी हाँ, मेरे एक मित्र हैं जो कि अभी फ़िलहाल डीजीपी हैं यूपी के अंदर, और उस समय वो आगरा में एसएसपी थे और वो भी रुड़की के ही पास आउट हैं। तो वो मेरे घर पे आया करते थे। और उस समय एक डाकू था, निर्भय गुजर, इटावा के पास में। तो उन्होंने कहा कि डाकू को पकड़ना है, और मैंने कहा सर डाकू पकड़ने में आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा एक जीपीएस डिवाइस डाकू की जीप में लगा देंगे तो जहाँ भी जाएगा हम उसको देख लेंगे, पकड़ लेंगे। तो इट स्टार्ट लाइक अ लाइट हार्टेड डिस्कशन। पर मुझे वो काम सही लगा तो वो तो चले गए, पर वो आइडिया मुझे छोड़ गए। तो उस आइडिया पर मैं वर्क करना शुरू करा और लगभग 1 साल के अंदर मैंने वो चीज़ तैयार करी। नहीं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल से बीटेक थे और इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट थे जी। लकीली आपने विप्रो में भी काम किया था। तो जो ट्रांजिशन हुआ आपका इलेक्ट्रिकल से आईटी सॉफ्टवेयर पे जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग भी रहा होगा। जब मैं पढ़ता था रुड़की में, उस समय कंप्यूटर्स नहीं होते थे। 1989 में पहली बार पर्सनल कंप्यूटर को मैं देखा कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। उससे पहले पर्सनल कंप्यूटर देखा ही नहीं मैंने, पर मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने अपना जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है मेरा, वो भी मैंने सी लैंग्वेज में किया था। तो उस समय मैंने प्रोग्रामिंग सीखी और सीख के मैंने काम किया उसके अंदर, क्योंकि मुझे लगा था कि ये एक फ्यूचर है, ये भविष्य है, तो मुझे सीखना चाहिए। अगर मुझे नहीं भी आता है मुझे सीखना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही है। मैं आज भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो उस समय 2006 में मुझे लगा कि मुझे इस सॉफ्टवेयर के लाइन में काम करना चाहिए। तो सारी बातें नई थी, जीपीएस नया था, जीपीआरएस नया था, गूगल मैप नया था, सॉफ्टवेयर का काम मेरे लिए नया था। मैं पहले रुपए में काम करता था, फिर डॉलर में काम करने लगा। पहले मैं यूपी का सेल्स डिपार्टमेंट से डील करता था, फिर कस्टमर से डील करने लगा। पहले हिंदी में बात करता था, फिर मैं इंग्लिश में बात करने लगा। कस्टमर में पहले इंडिया में थे, मैं कस्टमर साथ बाहर हो गए। तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे काम करना है। ये सब आप आगरा में ही कर रहे हैं? ये सब आगरा से ही शुरू किया और मैंने 1 साल मेहनत करके, और 2007 में मैंने अपना सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन 15 अगस्त को लॉन्च किया। और लॉन्च करने के साथ ही करीब 9 देशों में मैं उसको बेच भी पाया। आप शायद पहली विदेश यात्रा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री में की। राइट। वो क्या हुआ कि पहला मेरे को बुला पाया पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान हाई कमीशन है दिल्ली में, उसके जो वीज़ा काउंसलर हैं, उन्होंने कहा कि आप आइए, मुझे आपसे मिलना है। तो मैं गया। बोलता पाकिस्तान जाना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्यों जाना चाहते हैं?
मैंने कहा साहब ट्रैकिंग का काम शुरू किया है, किसी ने मुझे बुलाया है लाहौर से, तो मुझे वहाँ जाना है, उनको डेमोस्ट्रेट करना है। तो बोले ट्रैकिंग क्या होती है, मैंने उनको समझाई ट्रैकिंग क्या होती है। तो बोलते हैं आप कॉफ़ी पियो, आपकी कॉफ़ी फिनिश होगी बाद में, आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा पहले। तो विद इन 2 मिनट्स ही गिव मी द वीज़ा। फिर बोलते हैं कि आप भले आदमी हो, और व्हेन इंडियन गो टू पाकिस्तान तो उन्हें 24 आवर के अंदर पुलिस जाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इसी प्रकार जब पाकिस्तान इंडिया आते हैं तो उन्हें 24 घंटे पुलिस जाना पड़ता है। बोलता है आप भले आदमी हो, पुलिस होती है, चाहे इंडिया की पुलिस हो चाहे पाकिस्तान की पुलिस हो, तो मैं आपको एग्जाम करता हूँ। तो उन्होंने पासपोर्ट मोहर लगा दी, एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पुलिस वेरिफिकेशन पाकिस्तान। तो मुझे पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ा। फिर बोलते हैं आप नॉन वेज खाते हो, मैं कहता नॉन वेज तो नहीं खाता। अच्छा बढ़िया कबाब आपको लाहौर में वहाँ मिलेंगे, आपको वाइफ के लिए सलवार कमीज चाहिए आप बरेली पे जाना, बच्चों की चप्पलें चाहिए एहसान चप्पल स्टोर पे जाना। फिर बोलते मेरी वाइफ के पूर्वज फतेहपुर सीकरी के हैं, तो मेरी वाइफ ने क्या रखा है आगरा से कोई भी आपको वीज़ा दे देना। अच्छा, तो एक बड़ा अच्छा उनके साथ तालमेल फिर बना। आपका पैकेज वहाँ पाकिस्तान में ख़रीदा गया? हाँ, मैं वहाँ पाकिस्तान गया, मैंने वहाँ उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, बहुत खुश हुए मेरी टेक्नोलॉजी को देखकर। और मुझे वाकई लगा कि एज ए इंजीनियर मैं कुछ लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। क्या है कि जब मैं जाता था बाहर तो लोग समझते थे कि मैं कंसल्टेंट हूँ। वो मुझे एक विक्रेता के रूप में नहीं ट्रीट करते थे, वो एक कंसल्टेंट के रूप में ट्रीट करते थे कि आप आए हैं, हम आपको बिठाएंगे, हम आपसे समझेंगे ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, और फिर आपसे खरीदेंगे। तो मेरा पहला ट्रिप पाकिस्तान का था, सेकंड मैं बांग्लादेश गया, उसके बाद फिर मैं नाइजीरिया गया, यमन गया, कई सारे देशों में गया, ईरान गया। तो मेरे को हर जगह अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और मुझे लगा कि एज ए इंजीनियर मैं सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ, एक सोसाइटी को एक सेफ जगह बनाने की का प्रयास है मेरा, वो काम करने लगा। आज जब आप क्योंकि सेल्स में आप रहे हैं जी, और आपने विप्रो में इंडिया में सेल्स किया जी, तो जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में जब आपने पदार्पण किया और आपका खुद का बिजनेस था जी, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस ट्रांजिशन? हाँ, अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं जब बाहर जाता हूँ, अब भी जाता हूँ या पहले भी जाता था, तो जब मैं कहता था मैं इंडिया से आया हूँ, तो आधी सेल तो मेरी ये कह के हो जाती थी मैं इंडिया से आया हूँ, क्योंकि हमारे इंडियंस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है आईटी के क्षेत्र में बाहर। आप जानते होंगे गूगल के जो सीईओ वो इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो इंडियन है। तो मुझे सिर्फ ये कहना पड़ता था कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो आधी सेल तो यही हो गई। अब बची आधी सेल आपको प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या है कि अच्छा प्रोडक्ट अगर बन जाएगा, आपकी जो कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको पूरा करेगा, तो काम मिल जाता था। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने मुझे सॉफ्टवेयर देखा और कहा कि हमने इससे बेहतर कहीं देखा हुआ है। वो हमेशा मेरे सॉफ्टवेयर देख के बड़े खुश होते थे, और अधिकतर लोग काम दे भी। आपका लोगो भी फाइंड एंड सिक्योर है। जी जी। सो उसका फाइंड एंड सिक्योर आपने स्टार्ट किया लॉजिस्टिक्स के एरिया में, राइट, और उसको ग्रेजुएट आपने किया, तो उसके बारे में थोड़ा हाँ, बताएंगे कि कैसे ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करता है? एक्चुअली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमने बेसिकली बनाया था गाड़ियों को ट्रैक करने के लिए और गाड़ियों को ढूंढने के लिए, जिसका नाम फाइंड एंड सिक्योर। फाइंड मतलब गाड़ी को ढूंढो, और सिक्योर मतलब गाड़ी को सिक्योर करो। अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो हम यहीं से कमांड देके गाड़ी को रोक सकते हैं। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं पे भी गाड़ी होगी, अगर हमें पता चल गया गाड़ी चोरी हो गई है, हमको कमांड देना है, गाड़ी रुक जाएगी, और गाड़ी जब हम दूसरा कमांड देंगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो हमने शुरुआत तो किया था फ्लीट से, फिर बाद में बच्चों की ट्रैकिंग, सेल्समैन की ट्रैकिंग, ऑफेंडर की ट्रैकिंग। ऑफेंडर वो लोग होते हैं जो जेल से आते पैरोल पे, उनकी ट्रैकिंग, गाय भैंस की ट्रैकिंग, कैमल्स की ट्रैकिंग, बोट्स की ट्रैकिंग, शिप्स की ट्रैकिंग, एरोप्लेन की ट्रैकिंग, वर्चुअली एनीथिंग विच इज मूविंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से। पर आप ऑफेंडर की ट्रैकिंग कैसे करेंगे? ऑफेंडर के लिए क्या होता है कि जब वो जेल से आते हैं तो उनकी पैर पे एक ट्रैकर लगा दिया जाता है, जिसमें स्टील का वायर भी होता है, तो वो ऑफेंडर उस ट्रैकर को निकाल नहीं सकता। और अगर वो काट लेगा किसी तरीके से तो इमीडिएटली पुलिस को पता चल जाएगा, जेल अथॉरिटी को पता चल जाएगा कि ये आदमी ने ट्रैकर काट लिया है, तो उसकी जो बेल की जो सुविधा है वो खत्म हो जाएगी, उसको वापस जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये यूएसए में हमने ट्रैकर सप्लाई किए हैं, और यूएसए में बहुत सारे बेल बॉन्ड एजेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि कन्विक्ट की बिहाफ पे बेल देते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो जो शहर है उस शहर के अंदर ये शहर के बाहर ना जाए, तो जैसे ही वो शहर के बाहर जाएगा इमीडिएटली पता चल जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आपने डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से भी चर्चा की है? मैं इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स की बात मैंने जब काम शुरू किया था उस समय तो हमने प्राइवेट लोगों से एक शुरू में काम किया। 2013 में एक टर्निंग पॉइंट आया हमारे काम में, जब दुबई पुलिस ने हमें अप्रोच किया, और दुबई पुलिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ रेंटल कार्स जैसे हर्ट्स, बजट, यूरोपा कार, सभी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम हो और आपका सॉफ्टवेयर चले। तो उन्होंने एक कानून पास कर दिया, एक लॉ पास कर दिया कि बाय लॉ दुबई में जितने भी रेंटल कार्स हैं उनको हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। और आज की तारीख में लगभग 3 लाख गाड़ियाँ दुबई के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। तो
तो वो एक बड़ा अच्छा हमें ब्रेकअप मिला और उससे हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। उसके अलावा कई प्राइवेट बड़ी कंपनियां जैसे शेल जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है सहारा में, वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। शेवरॉन हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है इंडोनेशिया में। G4 सिक्योरिटी, आपने नाम सुना होगा, G4S बड़ी बहुत मशहूर सिक्योरिटी कंपनी है, वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। चब यूज़ करती है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के बाहर जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। आपने एक इंटरव्यू में बताया कि करीब 60 से 70 हज़ार फ्लीट्स को आपने अपना GPRS दिया हुआ है, आप ट्रैक करते हैं। तो पर आप इतने सारे लोगों के साथ पहुंचते कैसे हैं? आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या है? हमने क्या कर रखा है कि सभी, आप सही कह रहे हैं, जैसे सभी कस्टमर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो हमने पार्टनर्स अपॉइंट किए हैं अलग अलग देशों में, और वो पार्टनर्स को हम सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं, उन पार्टनर्स को हम ट्रैकिंग डिवाइस सप्लाई करते हैं, और वो पार्टनर्स अपने कंट्री में वो डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं और उनको लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कहीं फ्रेंच बोली जाती है, कहीं अरेबिक बोली जाती है, कहीं स्पेनिश बोली जाती है, तो हमें तो वहाँ की लोकल भाषा आती नहीं है, पर यह है कि हम अपने पार्टनर से इंग्लिश में बात करते हैं, वो इन टर्न अपने कस्टमर से उस लोकल भाषा में बात करके और उनको लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हमारा मॉडल B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, ना कि बिजनेस टू कंज्यूमर। आप जब ये इतना बड़ा बिजनेस करते हैं तो आपका सबसे बड़ा एक मेजर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका पेमेंट कैसे आता है? आप हाउ डू यू कंट्रोल योर क्रेडिट और हाउ डू यू कंट्रोल योर फाइनेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है और RBI के बहुत सारे रूल्स भी हैं कि विद इन सर्टन स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर अगर पैसा नहीं आएगा तो यू विल बी टेकन टू टास्क, और अब एक्सपोर्टर देयर ही विल बी टेकन टू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में रेगुलेटेड है, फ्री नहीं है, तो हमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, और कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस एज वेल एज आउटवर्ड रेमिटेंस। अच्छी बात यह है कि हमारे धंधे में या हमारे IT के बिजनेस में सभी क्लाइंट्स एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो हमें किसी क्लाइंट के पीछे भागना नहीं पड़ता। वो हमें, और हमारी गुडविल इतनी अच्छी बन गई है, शुरू से ही अच्छी रही है। आज हमारा एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट रहा है, तो हमारे क्लाइंट्स सभी 100% एडवांस पेमेंट करते हैं। जब वो पेमेंट आ जाती है उसके बिहाफ पे हम लोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सप्लाई कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स को बैंक में सबमिट करके उसको रेगुलेट कर लेते हैं। आप पूरी बैंकिंग आगरा में ही करते हैं? जी हाँ, सारी चीज़ आपकी बेस्ड आगरा में ही है? हमारा ऑफिस नोएडा में है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो हमारा स्टाफ वहाँ बैठता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा नोएडा से होता है, पर बैंकिंग और बाकी जो दूसरे बैक ऑफिस फंक्शन है वो सारे आगरा से करते हैं। पर आपने आगरा में रहना क्यों पसंद किया? बिकॉज आगरा से बहुत सारे बिजनेसेस जब ग्रो हो जाते हैं तो लोग उधर माइग्रेट कर जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा शर्मा जी कि इंटरनेट के आने के बाद देयर आर नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। आप कहीं बैठ के कुछ भी काम कर सकते हैं, और खास तौर पर हमारे IT के बिजनेस में तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर मुझे अपने क्लाइंट को ईमेल भेजनी है, अब मैं क्लाइंट आगरा से ईमेल भेजूँ, उसको UK या नोएडा से भेजूँ, अब तो आप फ़ोन भी आगरा में बैठ के UK का नंबर लेके UK में इंटरैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मुझे व्हाट्सएप कॉल करनी है, स्काइप कॉल करनी है, या मुझे वेबएक्स पे कॉल करनी है, या मुझे जूम कॉल करनी है, तो आगरा से करूँगा या नोएडा से करूँगा, डजंट मैटर। और मैं आगरा का रहने वाला हूँ, शुरू से मेरा पैदाइश भी यहीं की है, और मेरा बचपन UK में गुजरा था, पर उसके बाद मेरे पिताजी मुझे वापस आगरा ले आए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी अपब्रिंगिंग इंडिया में हो, ना कि UK में हो। और मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ आगरा में रहता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, सारी ज़रूरतें की चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। और छोटे शहर मुझे पसंद है, मुझे बड़े शहर पसंद नहीं है, वहाँ की भाग दौड़, वहाँ का पोल्यूशन, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने आप को आगरा में ही स्टेशन करके रखा हुआ है। ये मैं मानता हूँ कि ब्रेन ड्रेन है, यहाँ से लोग आगरा छोड़ के चले जाते हैं अलग कारणों से, पर मैं चाहूँगा कि लोग आगरा आएँ और यहाँ पे आके आप काम करें। सारी सुविधा हैं यहाँ पे मौजूद। अभी तो हमने इंटरनेशनल की बिज़नेस की बात की, क्योंकि GPRS तो कंट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपका जो एक्सपीरियंस है इंडियन गवर्नमेंट, मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आप दिल्ली पुलिस से मिले थे, और दिल्ली पुलिस के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? 2007 में जब मैंने काम शुरू किया तो पहले मेरी प्रयास यही था मेरा कि मैं इंडिया में इसका काम करूं। तो मैंने दिल्ली पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, मैंने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को कॉन्टेक्ट किया, मैंने रेलवे को कॉन्टेक्ट किया, और मैं वहाँ गया, मैंने उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया। पर शायद मैं समय के आगे चल रहा था, तो वो लोग इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं थे। तो उनके ऐसे क्वेश्चंस आए जो उतने परफेक्ट नहीं थे, और मुझे लगा कि वो शायद मेरे को डिस्करेज करना चाह रहे हैं।
तो मैंने उस समय उनको पोलाइटली मना कर दिया कि ये सब इन क्वेश्चन का मेरे को कोई जवाब नहीं है, और मैं अपना कार्ड छोड़ के चला आया। मैंने कहा कि भविष्य में कभी आपको मन करे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे बाहर से काम मिलना शुरू हो गया, तो फिर मैंने बाहरी काम शुरू कर दिया करना, और अब मैं सारा 100% काम बाहर ही करता हूँ, इंडिया में काम नहीं करता। नहीं, लेकिन जैसे आप वर्ल्ड में आपने बताया कि आप नंबर 5th हैं जी। इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग दी टेक्नोलॉजी, हाँ। तो आपको लगता नहीं कि इंडिया में भी लोगों को पता नहीं होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी बाहर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे दुबई तो बहुत लोग जाते हैं, और दुबई की पुलिस के साथ भी कोई ना कोई पुलिस वाला इंटरेक्ट करता है इंडिया के अंदर, तो कोई स्टेट या कोई स्टेट पुलिस या किसी ने आपको अप्रोच किया हो कि? मैंने शुरू में कोशिश करी थी। जैसे आपको याद होगा, करीब 15 साल पहले एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वाई शेखर रेड्डी। हाँ जी। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था नल्ला मल्ला के जंगलों में। हाँ जी। और करीब 5-6 सीआरपीएफ के जवान उनको ढूंढते थे, उसकी बॉडी को या उस हेलीकॉप्टर क्रैश को, और करीब 24 आवर बाद वो मिला। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि आप हेलीकॉप्टर में ट्रैकर लगा दीजिए, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश किया। किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया। उसके कुछ समय बाद अरुणाचल के मुख्यमंत्री, उनका हेलीकॉप्टर हिमालय में क्रैश हो गया। करीब 6 दिन बाद उनका रैकेज मिला। तो ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, पर अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं है। मैंने अपने छोटे मोटे प्रयास करके लोगों को बताने की कोशिश भी करी, पर यहाँ पे लोगों ने उतना खास ध्यान दिया नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कितना प्रयास करूँगा, एक लिमिट होती है प्रयास करने की, तो मैंने फिर प्रयास करना बंद कर दिया। और ये आपको याद होगा, इंडोनेशिया MH370 प्लेन था मलेशियन एयरलाइंस का, वो गायब हो गया। एक ऐसे और भी कई सारे काफी प्लेन जो प्लेन गायब हो गए। बर्मुडा एंगल ट्रायंगल की भी बात अगर ये ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता तो वो MH370 का पता चल जाता है वो कहाँ गया, आज तक नहीं पता चल पाया कि गया कहाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट की जा सकती हैं, पर क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और हमने अपने तरफ से लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश भी करी, पर क्या है कि एक पॉइंट के बाद हम भी अवेयरनेस लोगों को नहीं दे पाए उतनी। नहीं, आप आगरा के हैं, आगरा में नेशनल चैम्बर है, आगरा में पहले IT पार्क भी डिक्लेयर किया गया था, तो आपका जो एक्सपर्टाइज है, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने आपको अप्रोच किया होगा या नेशनल चैम्बर ने आपको अप्रोच किया होगा। हाँ, 1999 में जब वाइस चेयरमैन उस समय EDA के मुकुल सिंघल जी थे, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था, और उन्होंने कमेटी भी स्थापना की थी आगरा में IT पार्क बनाने के लिए। उसका मैं मेंबर भी था, और करीब 24-25 साल हुए बात को, प्रयास हुए हैं, IT पार्क लगभग बनकर तैयार है। पर मुझे लगता है कि ये काम और जल्दी होना चाहिए था, सब बहुत लेट हो गया, और अभी भी क्या कोई बात नहीं, समय नहीं ज़्यादा निकला है अब। पर यह है कि अब हम और तेज़ी से प्रयास करें, आगरा में या आगरा के आसपास जितने भी कंपनियां हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हों, वो आएँ और अपना अपना सेटअप करें, जिससे कि आगरा की पहचान IT के डेस्टिनेशन के रूप में हो। आज की तारीख में पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव को तो लोग जानते हैं, आगरा को IT के क्षेत्र में कोई नहीं जानता, जबकि आगरा सबसे ज़्यादा मैन पावर देता है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत हैं यहाँ। और उसके अलावा आगरा में ताजमहल है। हाँ। ताजमहल की वजह से विजिबिलिटी है, और आगरा में पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज पे बैन है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पॉलिटिंग नहीं है, और इस इंडस्ट्री के आने के बाद आगरा के लोगों को बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। पर इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को प्रयास करना पड़ेगा आगरा को IT डेस्टिनेशन के रूप में बनाने के लिए। आपने कभी प्रयास नहीं किया कि कोई IT एसोसिएशन आगरा की, क्योंकि आपके तो वर्ल्ड ओवर कॉन्टैक्ट हैं, और इंडिया में भी आपके सारे कॉन्टैक्ट हैं, आप IIT रुड़की से पढ़े हुए हैं, आपके साथ के जो या तो सीनियर हैं, जूनियर हैं, या आपके बैचमेट हैं, वो बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं। जैसे आगरा में तो मैं जानता हूँ 3-4 लोग हैं जो IIT रुड़की के ही हैं, बहुत सीनियर पोजीशन में, जैसे ADG जोन आगरा हैं, और PMG आगरा भी IIT रुड़की से हैं। तो कभी प्रयास का ख्याल नहीं आया आपको? प्रयास का ख्याल तो बहुत बार आया, और कोशिश भी करी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करी, पर क्या है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट या उनका भी इस दिशा में प्रयास ज़रूरी है, और पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका भी प्रयास जरूरी है। सभी लोग, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर प्रयास करेंगे, तभी काम होगा। मैं हमेशा तैयार हूँ, और मेरा आगरा में रहने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं चाहता था आगरा का डेवलपमेंट हो, आगरा का एक विजिबिलिटी आए। और IT में मैंने सॉफ्टवेयर में काफ़ी काम किया है, और
मैं समझता हूँ आगरा में बहुत कम कंपनी ऐसी होंगी, 2-4 कंपनी ऐसी होंगी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती होंगी, उनमें से एक हमारी कंपनी है। तो इस दिशा में मैंने काफ़ी काम किया है, पर यह है कि मैं चाहता हूँ कि जिसको भी गाइडेंस चाहिए किसी भी प्रकार की, तो मैं अवेलेबल हूँ कभी भी, कोई आके मुझसे गाइडेंस ले। अगर कोई अपनी IT कंपनी खोलना चाहता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना चाहता है, मेरे पास आए, मैं उसको हेल्प क्योंकि आप बहुत इनोवेटिव फील्ड में हैं। मेरा आपने देखा होगा एक स्टार ट्रैक करके एक सीरियल आता था, जी, जिसमें वो मिसेस पॉक सारी चीज़ें उनके पास लगी होती थी और वो पूरा, क्या आप इमेजिन करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो आपका GPRS है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ह्यूमन बीइंग्स पे भी एप्लीकेबल होगी, ह्यूमन बीइंग्स भी उसको लगाएंगे, जैसे बच्चे हैं, मदर्स हैं, उनको ट्रैक करना है, या बॉडी में इंसर्ट हो जाएगी, या उसका कोई इक्विपमेंट होगा जो आप लगा सकते हैं। इज़ इट पॉसिबिलिटी? ये वाइल्ड ये कुछ हद तक पॉसिबिलिटी ऑलरेडी हो गई है। ऐसी छोटी घड़ियाँ आती हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चे जहाँ भी आएंगे हम उनको लाइव देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन के, बच्चा कहाँ पर है, बच्चा कल कहाँ गया, परसों कहाँ गया। और उसके अलावा हम एक लक्ष्मण रेखा बना सकते हैं, लाइक जियो फेंस। अगर वो बच्चा उस लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलेगा, इमीडिएटली हमें मैसेज मिल जाएगा कि बच्चा उस लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गया, जैसे स्कूल गया फॉर एग्जाम्पल। अगर हम चाहते हैं स्कूल से जैसे ही बाहर निकलेगा हमें पता चल जाए, तो जैसे स्कूल के बाहर निकलेगा हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। आप उस पर वर्क कर रहे हैं? जी हाँ। आपके कोई कस्टमर हैं या आप कहीं आउटसाइड इंडिया आप सप्लाई कर रहे हैं? क्या है, आउटसाइड इंडिया हम सप्लाई करते हैं। इंडिया में डिमांड काफ़ी कम है। इंडिया क्या है, थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए पैसा जुटाने में प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना अभी थोड़ा सा चैलेंज है, पर मुझे लगता है भविष्य में ये चीज़ इंडिया में भी अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम होगा, अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस की भी बात है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है और वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि ये सारा इकोनॉमी ऑफ स्केल का मैटर है। जितने वॉल्यूम बढ़ेंगे उतनी प्राइस अपने आप कम होती चली जाती है। आपने आगरा में भी बिजनेस किया है जी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि आगरा या बिजनेसमैन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा अपना मानना यह है कि जो भी आप काम करें पूरी शिद्दत के साथ करें, पैशन के साथ करें, और अपने अकाउंट्स को प्रॉपर रखें हमेशा, क्योंकि किसी भी बिजनेस की बुनियाद अकाउंट्स होती है जी। अगर अकाउंट्स प्रॉपर होंगे आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। आपके अकाउंट्स अगर प्रॉपर नहीं है तो मालूम पड़ा आप कमा रहे हैं और लीकेज भी हो रहा है, तो वो आपकी जो कमाई है वो ख़त्म होती चली जाएगी। तो आप प्रॉपर अकाउंट रखिए और प्रॉपर एक बिजनेस प्लान बनाइए, प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करिए और पैशनेटली काम करिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप दो चीज़ ऐसी बताना चाहेंगे जो आगरा में मिसिंग है और आप इंटरनेशनल मार्केट में जब जाते हैं या बॉम्बे में जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं, वो आगरा के जो बिजनेसमैन हैं उनको क्या? एक चीज़ जो मुझे काफ़ी कमी महसूस होती है आगरा में, वो ये है कि यहाँ पे लोगों को टाइम के प्रति लोगों का डिसिप्लिन नहीं है, और वो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने टाइम के प्रति डिसिप्लिन लेके आएँ, उससे उनको सफलता मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट वो नहीं है। तो हम लोग भरोसा नहीं करते आराम से दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो ट्रस्ट लेके आएँ। हम ये मान के चलें कि सामने वाला ईमानदार है जब तक कि वो बेईमान साबित ना हो जाए। तो हमें वो ट्रस्ट लेके आना है और रिस्पेक्ट लेके आनी है, और टाइम मैनेजमेंट। तो ये दो चीज़ें अगर हम लेके आते हैं तो सफलता मिलेगी और अच्छा रहेगा सब। शैलेंद्र, यू आर रियली डूइंग अ गुड जॉब, हैट्स ऑफ टू यू। मैं ये आपसे, जो आज के यूथ हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा उनको कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि समस्या क्या है। पहले कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की, आप समस्या को आइडेंटिफाई करो, और फिर आप ये देखो कि आप उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप कैसे योगदान दे सकते हो समस्या को सॉल्व करने में। एक पहले आपको याद होगा एक ऐड आता था आइडिया का, एंड आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आइडिया मोबाइल कंपनी का आता था, तो वही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कहते थे वो लोग, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आप एक आइडिया लेके आइए, उस आइडिया को फिर आप इम्प्लीमेंट करिए। और आजकल गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी चल रही है, स्टार्टअप पॉलिसी चल रही है। आप एक स्टार्टअप बनाइए, उस आइडिया को लेके आइए, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करिए, और इम्प्लीमेंट करके आप सोसाइटी की हेल्प करिए, और आपको बिजनेस मिलेगा। आपको जॉब की पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे यहाँ जॉब चाहिए, इतना पैकेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके जगह आप अपना आइडिया लेके आइए, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करिए और सक्सेसफुल होइए अपने बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर बनिए। नहीं, आप दर्शकों को कहना चाहेंगे अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में स्टार्टअप करता है, आप मेंटर बनने में? बिल्कुल। मुझे करीब 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया आईटी के क्षेत्र में, 32 ईयर्स का। मैंने 1990 से, जब से विप्रो में जॉब पहली बार ज्वाइन किया से लेकर आज 2023 तक आईटी का ही काम किया, कोई दूसरा काम ही नहीं किया है। तो बीइंग इन आईटी इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मैं ज़रूर लोगों की मदद करना चाहूँगा इस क्षेत्र में। और अगर कोई भी आदमी
या कोई भी बच्चा चाहता है किसी प्रकार की कोई हेल्प, मेंटरशिप चाहता है या कोई भी हेल्प चाहता है, कभी भी आके मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी जरूर हेल्प करूँगा। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मेंटरशिप के लिए एग्री किया। वैसे लोग आगरा में ये इस चीज़ के लिए भी बहुत जल्दी तैयार नहीं होते हैं। शैलेंद्र, मैं क्योंकि आप आगरा में रहे हो, ब्रज क्षेत्र में रहे हो, तो आप आगे आने वाले समय में ब्रज जो रीजन है, ब्रज क्षेत्र है, उसको क्या इमेजिन करते हो? कैसा ब्रज क्षेत्र होना चाहिए और हम नागरिकों को क्या उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ब्रज क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। ब्रज क्षेत्र जो है ये मैं समझता हूँ बहुत ही लोग सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पुण्य किए होते हैं अपने, उनको ये मौका मिलता है इस क्षेत्र में पैदा होने का। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र के लिए जो भी कर सकता हूँ करूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रज क्षेत्र है ये पूरे भारत का, बल्कि पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व का सबसे बेस्ट एरिया हो और लोग यहाँ आएँ और बड़े खुश हों, देखें कि हाँ हम ब्रज क्षेत्र में हैं। वैसे भी आपने सुना होगा, पुराण में लिखा हुआ है कि पूरे विश्व में सबसे बढ़िया है भारत, भारत में सबसे बढ़िया है वाराणसी, उससे भी बढ़िया है वृंदावन, उससे बढ़िया है गोवर्धन। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन क्षेत्र है। तो हम इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है और हम चाहते हैं कि और बढ़िया हो और नाम हो हमारे क्षेत्र का पूरे विश्व में। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, आपसे बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और हमको जानकर, मैं इंडिविजुअली, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया है, और आपकी इस सक्सेस को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे जो दर्शक हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी और आगे आने वाले समय में आगरा आईटी क्षेत्र का बहुत बड़ा सेंटर बने और शैलेंद्र बंसल इसको लीड करे, मेरी ऐसी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद।